सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। कैकेराज ने और कोई मौखिक संदेश दिया है? केवल शीघ्र राजगृह में उपस्थित होने की प्रार्थना की है। ठीक है, अब तुम विश्राम करो, मैं प्रत्युत्तर भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। जो आज्ञा देव। क्या बात है महाराज? कैकेराज ने अपने आरक्षित सैन्य बल सहित राजगृह में उपस्थित होने का आदेश दिया है मंत्रीवर। कोई कारण दिया है? फिर आपने क्या निर्णय लिया महाराज? सामर्थ्यवान की आज्ञा का पालन न करने का दंड तो आप जानते ही हैं मंत्रीवर। वैसे भी हम एक दूसरे को परस्पर मित्र कहते हैं। अब इस राजनीतिक मित्रता का निर्वाह करना ही होगा। निर्बलों को निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है मंत्रीवर। सेनापति, सेना को कूच करने के लिए सज्ज होने की आज्ञा दो। पिताजी, पिताजी,
मुझे सूचना मिली कि केकई राज की ओर से दूत आया है। इसका क्या अर्थ है पिताजी? इसे कूटनीति कहते हैं पुत्र। पर केकई राज कैसे हमें विवश कर सकते हैं? कर सकते हैं मलय, के राज कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो तभी जान गया था कि के राज राज्य दान देने की दया करने का मूल्य अवश्य मांगेंगे, पर के राज इतने कूटनीति कुशल होंगे ये मैं नहीं जानता था। पर आपको पुरवंश का प्रतिनिधि बनाकर चंद्रगुप्त के साथ भेजने से उन्हें क्या लाभ होगा? यही तो के राज की चतुराई है मलय। वाहिक प्रदेश में चंद्रगुप्त के बढ़ते हुए सामर्थ्य को रोकने का एक ही मार्ग था, वह था चंद्रगुप्त का वाहिक प्रदेश से बहिर्गमन। और वह अवसर स्वयं चंद्रगुप्त ने के राज को दिया, जिसका के राज ने उपयोग किया। पर पिताजी, केकई राज चंद्रगुप्त को अपने अधीनस्थ राज्य से बहिर्गमन करने का आदेश भी दे सकते थे। मूर्ख हो तुम। अलक्षेंद्र ने विपाशा तक के राज की सीमा निश्चित की थी, पर जिन्होंने यवनों का शासन अस्वीकार किया, जिन्होंने यवन दास्ता का जुआ अपने कंधों से उतार फेंका, क्या वे के राज की दास्ता स्वीकार करेंगे? जब वाहिक प्रदेश के स्वतंत्र होने की घोषणा वाहिक प्रदेश के गणराज्य कर चुके हैं, तो वे के राज को अपना स्वामी क्यों स्वीकार करेंगे? तो केकई राज चाहते क्या हैं? एक और के राज को गणराज्यों की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अलक्षेंद्र द्वारा विजित राज्यों के वे नैसर्गिक उत्तराधिकारी हैं, और दूसरी ओर वाहिक प्रदेश के नागरिकों की सहानुभूति पाने के लिए वे स्वतंत्रता का ढोल पीट रहे हैं। क्यों भूल जाते हो कि अलक्षेंद्र की विजय यात्रा में के राज की सेना का सामर्थ्य भी सम्मिलित था? पर क्या केकई राज ये नहीं जानते कि वाहिक प्रदेश के गणराज्य उनकी दास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे? यह तुम्हारी भूल है मलयकेतु। अलक्षेंद्र के साथ हुए युद्ध के पश्चात गणराज्यों में युद्ध का सामर्थ्य ही कहाँ रहा, और जो कुछ है उसे चंद्रगुप्त एकत्र कर रहा है। और मान लो के राज गणराज्यों के साथ युद्ध करना न भी चाहें, तो भी वाहिक प्रदेश में चंद्रगुप्त की उपस्थिति उनकी सत्ता के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रगुप्त वाहिक प्रदेश के जनपदों को एकत्र कर उन्हें संगठित कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि वह अपने साम्राज्य की नींव वाहिक प्रदेश से डालना प्रारंभ कर रहा है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि के राज की तुलना में वाहिक प्रदेश के जनपद एवं नागरिक चंद्रगुप्त को अपना स्वामी स्वीकार करें। पर मगध विजय के लिए अपना बृहद बल कश्मीर, कुलुत, सिंधु, मलय आदि के नरेशों को हम पर लादने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि मगध विजय के लिए विशाल बल चाहिए, इसलिए प्रत्यक्ष है कि के राज ने अपना भृत एवं मित्र बल चंद्रगुप्त को समर्पित किया। पर सत्य कुछ और है मलय। के राज के भृत बल में वे असंतुष्ट भृत सैनिक हैं, जो वाहिक, काम्बोज व अन्य प्रदेशों से अलक्षेंद्र के साथ भृत्ति की अभिलाषा से आए थे। पर अब जब यवन शासन नहीं रहा, तो के प्रदेश में उनकी उपस्थिति की क्या आवश्यकता है? क्यों के राज उन पर अपना कोष खर्च करें जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है? और भृत योद्धाओं की स्थिति यह है कि या तो वे अपनी मातृभूमि लौट जाएं, या धन की अपेक्षा से के राज की आज्ञा माने। इसलिए उनसे भी मुक्ति पाने के लिए के राज ने उन्हें चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, और के राज ने अपना मित्र बल भी इसलिए जोड़ दिया कि यदि मगध पर विजय हुई तो सत्ता मित्रों के द्वारा उनके हाथों में आ सकती है मलय। क्योंकि अपने मित्रों के राज्य पर उनके मगध प्रयाण के पश्चात विजय पाना के राज के लिए सर्वथा सरल है। इसलिए मित्र बल या तो के राज की दास्ता स्वीकार करें, या अपने राज्य से हाथ धोएं। और यदि मित्र बल के राज की दास्ता स्वीकार नहीं भी करते, तो के राज जानते हैं कि उनकी विभक्त शक्ति और राज्य की आकांक्षा उन्हें संगठित नहीं रहने देगी, और इस असंगठन पर भेद द्वारा विजय पाना के राज के लिए सरल है। और मैं पुरवंश का प्रतिनिधि उनकी आज्ञा मानने के लिए विवश हूं। पर यदि हम मगध पर विजय पाने में असफल रहे तो? निर्बल और निर्बल होंगे, युद्ध में अपना बल खोएंगे, संभवतः जीवन भी, पर हर स्थिति में लाभ के राज को ही होगा। पर क्या चंद्रगुप्त को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि केकई राज उनका उपयोग कर रहे हैं? मत भूलो मलय कि वह स्वयं के राज के पास गया है, और सोचता वह नहीं, सोचता वह ब्राह्मण है। पर क्या वो ब्राह्मण इतना भी नहीं सोच पा रहा है कि हम सब मूर्ख बनाए जा रहे हैं? वह ब्राह्मण क्या सोच रहा है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस सारे कुचक्र में उसका गणित क्या है यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो आपने क्या निर्णय किया है पिताजी?
निर्णय करने की अवस्था में हम नहीं हैं मलय, और कैके राज ने अपना सैन्य बल हमारे राज्य से अभी तक हटाया नहीं है, और न ही हमारे पास कोष बल है, और हमें बल प्राप्त करना है। इसलिए इन्हीं परिस्थितियों में से हमें मार्ग ढूंढना होगा ताकि विजयी हम हो। स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है, जिसके पास सामर्थ्य होगा सत्ता वही पाएगा। यदि केके राज की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमारे भविष्य का निर्णय केके राज करेंगे, और यदि आगे बढ़ते हैं तो अवसर है कि अपना भविष्य हम स्वयं लिखें। इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा मलयकेतु। हमारी स्पर्धा केवल चंद्रगुप्त के साथ है, उसे आ जाने दो, मार्ग स्वयं निकल आएंगे। जाओ, राजसेन के साथ सेना को सज्ज होने का आदेश दे दो। जो आज्ञा पिताजी। सिंधुराज, सिंधु की सेना प्रयाण के लिए तैयार है। स्वागत है कुमार। मैंने कहा था ना पौरवराज कि शीघ्र ही आपसे आपके राज्य में भेंट होगी। और मुझे विश्वास नहीं था कि आप वचन के इतने पक्के हैं। क्यों? क्या आप अब भी मुझ पर अविश्वास कर सकते हैं पौरवराज? यह समय चंद्रगुप्त में विश्वास प्रकट करने का है कुमार। मैं पौरवराज पौरवकुल की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आइए। विष्णु, 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 तू बोलता क्यों नहीं? पागल हो गया है क्या? तू बोलता क्यों नहीं? तू अपने भीतर साधना की अग्नि को जन्म देना, जलना, ज्ञान की साधना में जलना। सूरज न सही, दीपक तो जरूर बनना। मैं तुम्हें कर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लकड़ियों पर कर नहीं दूंगा जननन, कर नहीं दूंगा। उस गांव, उस नगर से आज उसे मांग रहा है। कल तक जो तुम्हारा विष्णुगुप्त था, आज वो हमारा आचार्य विष्णुगुप्त है। केकई इस विवाद का अंत क्यों नहीं कर देता? कैसे होगा? सारे विवाद गढ़े हुए विवाद हैं, और केकई इन विवादों को निपटा भी ले तो भी केकई और तक्षशिला में मित्रता संभव नहीं है। तो ठीक है, 10 दिवस पश्चात
तक्षशिला पर आक्रमण का आदेश दे दिया जाए। द्वारपाल, अंतपुर व नगर के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं और कैकेयी को उसके आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया जाए। कब तक एक जनपद दूसरे जनपद से लड़ता रहेगा? कब हम जनपदों की मानसिकता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों के लिए विचार करेंगे? जनपदों के इस संघर्ष में राष्ट्रीयता दम तोड़ देती है निर्दत्त। जनपदों की यह स्व केंद्रित राजनीति राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक होगी। यही संघर्ष एक दिन राष्ट्र को पतन के कगार पर ला खड़ा करेगा। वो व्यक्ति मेरा अपराधी है छात्र। आचार्य, मेरे आचार्य अपराधी नहीं हो सकते। मैं चाहूं तो तुम और तुम्हारे आचार्य कुछ ही क्षणों के पश्चात पाटलिपुत्र के राजकीय कारागार में होंगे। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। तुम एक चोर की रक्षा कर रहे हो छात्र। आचार्य! ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। कल तेरा द्वितीय जन्म होगा चंद्रगुप्त। आक्रांताओं के समक्ष यह राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं व अपने जीवन मूल्यों की रक्षा कर पाएगा? या आक्रांताओं के प्रहार से यह राष्ट्र खंड खंड और चूर चूर हो जाएगा? कौन उन्हें समझाएगा कि जनपदों में बटा भारत एक अखंड राष्ट्र है? बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। I beseech you by my services unto you and yours unto me, a strife in which we shall contend unconquered, that you desert not your foster son, your fellow soldier, not to say just your king, at the moment when he's approaching the limits of inhibited. All things else you have done at my orders. For this one thing I shall hold myself to be a debtor. You've never ordered you upon any service in which I did not place myself in the forefront of the danger. Who have often with my own buckler covered you in battle, now entreat you not to shatter the palm which is already in my grasp, and by which, if I may so speak, without incurring the ill will of heaven, I shall become the equal of Hercules and Father Bacchus. Grant this to my entreaties, and break at least your obstinate silence.
शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति काम शांति क्रोध शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 सुशान्तिर्भवतु